नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के छात्र जो हैं बेरोजगार बताए जा रहे हैं। 36% छात्र इस सेशन के बेरोजगार हैं आईआईटी बॉम्बे के। अभी एक आईएलओ की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें बताया गया था कि 83% युवा जो हैं ये बेरोजगार हैं भारत में, और इसमें सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया था कि यहाँ पर स्किल की कमी है। लेकिन जब आईआईटी बॉम्बे की ये रिपोर्ट आती है कि आईआईटी बॉम्बे के 36% छात्र जो हैं वो इस सीजन के बेरोजगार हैं, अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली हुई है, तो इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया कि भाई आईआईटी बॉम्बे वालों में भी स्किल की कमी है क्या। अगर बाकी के जो आ रहे थे, जो अभी रिपोर्ट आई थी, इंडिया भर के 83% युवा बताए गए थे कि बेरोजगार हैं, उसमें स्किल की कमी है, उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आईआईटी बॉम्बे वालों को भी नॉलेज नहीं है? इनको तो नॉलेज है। ये तो अब आईआईटी बॉम्बे जो है, इंडिया की जब रैंकिंग आती है इंस्टीट्यूट की, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तीसरे नंबर पर आता है। और इस इंस्टीट्यूट के अगर छात्र बेरोजगार हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में आईएलओ की रिपोर्ट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही वेल रिसर्च ये वीडियो होने वाली है। आपको अंत तक वीडियो देखनी है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज की इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग किन किन मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो को में उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी बॉम्बे चर्चे में क्यों है, बेरोजगारी पर आईएलओ की रिपोर्ट क्या आई थी उसको भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं, और आईआईटी बॉम्बे में बेरोजगारी के कारण क्या है इसको भी देखेंगे, और अंत में इनका निवारण क्या हो सकता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आपसे भी मैं सजेशंस वगैरह मांगूंगा, आपकी भी राय मांगूंगा। तो शुरू करते हैं। यहां पर आप रिपोर्ट देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटेस्ट बैच एट आईआईटी बॉम्बे फेल टू गेट प्लेस्ड। आईआईटी बॉम्बे जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, या कहें इंडिया के टॉप जो आईआईटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें सेशन एंड होते होते सभी स्टूडेंट के जॉब लग जाते थे। लेकिन यहां पर देखो, सेशन एंड हो गया है और उसके बाद भी अभी जॉब नहीं लगी है। अब इसको भी समझाऊंगा मैं आपको कि क्यों अभी। आप कहोगे कि ये तो अभी अभी बैच समाप्त हुआ है, तो अभी से क्यों चिल्लाने लगे कि 36% जो है इनको जॉब नहीं मिली है। अभी तो बैच एंड हुआ है जब, तो इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो इसको भी अभी मैं समझाऊंगा। एक सीजन होता है जॉब का, और वो सीजन जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर दिक्कत आने शुरू हो जाती है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर जॉब की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एजुकेटेड होने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आप आईआईटी कर लोगे, आईआईएम कर लोगे, उसके बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये रिपोर्ट अभी आईआईटी बॉम्बे के ही एक एल्यूमनी रह चुके, यानी कि जो पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप डाला था, उनको उनकी एक रिपोर्ट आई हुई है, और वो इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की हुई है, और उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग 36% छात्रों को 2024 के बैच के जो की हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिला हुआ है। इसमें इन्होंने कई रीजंस बताए हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर जो चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो टेंशन चल रही है, बहुत सारे देशों में युद्ध वगैरह छिड़े हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने हायरिंग कम की और बहुत सारी कंपनीज ने फायरिंग शुरू कर दी, मतलब जिन जो उनके पास थे उनको भी निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारी कंपनीज ने इस कोविड के बाद में, पोस्ट कोविड में, उन्होंने सैलरी में भी बहुत ज्यादा कट किया। तो ये सब चीजें चल रही थी, और उसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, जो कोविड एरा था। उसके बाद फिर आप देख रहे हो ग्लोबल टेंशन भी चल रही है, बहुत सारी जगह युद्ध भी चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, या फिर आप देख लो इजराइल हमास युद्ध हुआ। इन सब के इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि इन सब से ट्रेड जो है ये नुकसान में आता है, रिलेशंस गड़बड़ होते हैं, तो इन सब को देख करके कंपनियों पर भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सब तो वैश्विक कारण हुए। देश के क्या कारण है इसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आईएलओ की रिपोर्ट देख लेते हैं। कुछ दिन पहले आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है दोस्तों। 1919 में यह स्थापित हुआ था, और इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। ये विश्व मजदूर संगठन है, एक प्रकार से कहो वैश्विक श्रम संगठन या कहें अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करके बताया कि इंडिया में ना यूथ की हालत बहुत खराब है, इंडियन यूथ की हालत बहुत ज्यादा खराब है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। इसी ने बताया था कि 83% युवा जो हैं ये भारत में बेरोजगार हैं, या फिर वो बहुत लो लेवल के वर्क कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठता है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कंफर्म नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी काम कर रहे हैं, मतलब एक रेगुलर बेसिस पर नहीं काम कर रहे हैं। इन्होंने डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की।
तो देखो इन्होंने बताया कि सन 2000 के टाइम पर 50% ऐसे थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, रेगुलर वालों में 30%, कैजुअल वालों में 37% हुआ करते थे। 2012 में 46% ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड थे, 21% रेगुलर और 33% कैजुअल हुआ करते थे। 2019 में ये आंकड़ा 42% पे आया, 32% रेगुलर और उसके बाद 26% हुआ कैजुअल। 2022 में 47% सेल्फ एम्प्लॉयड, 28% रेगुलर और 25% जो है ये कैजुअल पर आया। ये आप देखोगे तो यहाँ पर चीजें, डाटा जो है समय के साथ साथ परिवर्तित होता आ रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ का एक स्टैटिस्टिक है जो जारी किया इन्होंने। आयोलो ने यह भी बताया कि 2016-17 में जहां वर्क फोर्स में युवाओं की हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी, वही अब युवाओं की हिस्सेदारी घट करके हो गई है 17%। कब हो गई है? 2022-23 में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब युवा जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, थोड़ा एजेड हो जाते हैं, उनको जॉब तो मिल रही है, लेकिन जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट हुए हैं, पास आउट हुए हैं या कोई अभी डिग्री लेकर के आया हुआ है, वो जॉब नहीं पा रहा है। अब इसमें पॉपुलेशन का भी एक कारण है, दूसरा कारण सरकार भी उतनी वैकेंसीज नहीं जनरेट कर पा रही है, तीसरा कारण इसमें स्किल का बताया गया। इसमें इन्होंने स्किल को ज्यादातर फोर्सफुली करके बताया है आईएलओ ने कि इंडिया में जो यूथ हैं उनमें अधिकांश ऐसे यूथ हैं जिनको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक अगर उनको कहा जाए कुछ एक ईमेल लिखना या बाकी बेसिक चीजें, वो भी अभी तक नहीं पता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आगे की चुनौतियां क्या है? आगे की चुनौतियां ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, इसका बढ़ता क्रेज, इसका बढ़ता दौर, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। साथियों, हम लोग आईआईटी बॉम्बे पर भी बात करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगा है कंटेंट लिखने में और आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आगे देखो, अभी आगे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है और ऐसी और वीडियोस ला सकूं मैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा की, बातचीत की। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, चुनाव आचार संहिता क्या है, या फिर शराब घोटाला दिल्ली का, इसके अलावा हम लोगों ने लद्दाख प्रोटेस्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को कवर किए पिछले दिनों में। आप जाकर के देखिएगा जरूर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इसके अलावा जो ई बुक, बहुत सारे लोग ई बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो जनवरी से मार्च तक की ई बुक आ चुकी है। इनको अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ई बुक आ चुकी है। मात्र ये 59 रेट्स में आपको मिलता है और इसमें चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं। चैप्टर वाइज बोले तो राष्ट्रीय घटनाएं, बैंकिंग, इसके अलावा इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं राज्यवार होती हैं। उत्तर प्रदेश की सारी घटनाएं एक जगह, बिहार की सारी घटनाएं एक जगह, ऐसे ऐसे सभी राज्यों की। इसके अलावा इकोनॉमी, बैंकिंग, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, ये सब मतलब अलग अलग कैटेगरी बनाकर, चैप्टर बना करके आपको क्वेश्चंस और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑप्शंस के साथ दिए जाते हैं। ये ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी और एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ई बुक या हमारे कोर्सेज की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एमजेटी ऐप का भी और व्हाट्सएप नंबर का भी, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट पर। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे की जब ये रिपोर्ट आई तो पूरे इंडिया में एकदम बिल्कुल भूचाल सा मच गया, ट्विटर वगैरह पर ट्रेंड करने लगा कि भाई आईएलओ ने अभी कुछ दिन पहले बताया कि स्किल की कमी है। तब तो चलो थोड़ा एक पल के लिए मान लिया गया कि चलो स्किल की कमी है और सब लोग सरकारी नौकरी पर ज्यादा डिपेंडेंट है, सरकारी नौकरी की इसलिए ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्किल को देखकर लिया जाता है। लेकिन जब आईआईटी बॉम्बे की जब ये रिपोर्ट आती है कि आईआईटी बॉम्बे के भी इस सेशन के 36% लोग बेरोजगार हैं और पिछले सेशन के 32% लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, तब ये सबको चौंका देती है कि बताओ आईआईटी बॉम्बे वाले में कौन सी स्किल की कमी भैया? उनके में तो स्किल तो भरपूर है। आईआईटी बॉम्बे में भी अगर आप स्किल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो किस इंस्टीट्यूट के थ्रू स्किल प्रोवाइड करोगे? इसका मतलब तो आपकी यूनिवर्सिटीज ही बेकार हैं। तो और जब आती है एनआईआरएफ की रैंकिंग तो उसमें तो टॉप के इंस्टीट्यूट में आता है हमेशा आईआईटी बॉम्बे का नाम। तो इस बार इसमें क्यों नहीं आया? तो यहां पर देखो, धीरज सिंह नाम के हैं एक व्यक्ति जो इसी आईआईटी बॉम्बे के ही एलुमनी रहे हैं, पास आउट रहे हैं। इन्होंने एक संस्था खोली है, मतलब एक स्टार्ट किया है स्टार्टअप, ग्लोबल आईआईटी एलुमनी सपोर्ट ग्रुप। और इसमें ये यही करते हैं कि जो पास आउट होते हैं उनको 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 लेकर के उनकी रिपोर्ट तैयार करना, जो लोग, कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग जॉब पा रहे हैं, कितने लोग कितने करोड़ में पैकेज पा रहे हैं, ये सब देख करके ये रिपोर्ट तैयार करते हैं।
और इन्होंने बताया है ये स्थिति, इन्होंने ये भी बताया कि एक बार तो ये रिपोर्ट आई कि 83% 83 स्टूडेंट जो हैं 2000 में से, एक्चुअली में ये रिपोर्ट 2000 को लेकर के है, 2000 स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। इन 2000 में 700 से 750 स्टूडेंट जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। और इन 700 से 750 स्टूडेंट को छोड़ने के बाद जो बाकी बचते हैं 1300-1400 स्टूडेंट्स, उनमें से 80 स्टूडेंट बताया जा रहा था कि वो उनका पैकेज 1 करोड़ से ज्यादा होना था। लेकिन बाद में जब एक्चुअल रिपोर्ट आई तब समझ में आया कि केवल 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पैकेज 1 करोड़ लगे हैं, 1 करोड़ के। ठीक है ना, आप बहुत सारे सुनते हो कि आईआईटी का ये स्टूडेंट था, इसने इसको बाहर की एक कंपनी ने 1 करोड़ के पैकेज पर उठा लिया, 2 करोड़ के पैकेज पर इनको लिया, ऐसा आप सुनते होंगे। तो ऐसा यहाँ पर आईआईटीज वगैरह में होता रहता है, आईआईटीज वगैरह के स्टूडेंट जो होते हैं उनको बड़े बड़े पैकेज पर मिलती है सैलरी जॉब, लेकिन इस बार केवल 22 को मिला हुआ है, ये रिपोर्ट में इन्होंने बताया हुआ है। 2000 छात्रों में से 712 जो हैं, यानी कि 36% अभी भी नौकरी सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, नौकरी सिक्योर नहीं कर पाए हैं। अब इसमें बात ये हो रही है कि 2026 में, अभी 2024 में पास आउट हुए हैं और अभी ही क्या जल्दी है, मतलब कि अभी नहीं पाए हैं तो क्यों इतना न्यूज बन रहा है? कारण इसका समझो। कारण ये है कि जब जैसे ये सेशन चल रहा है 2024 का ना, तो दिसंबर से ही शुरू हो जाता है सबका जॉब लगना। आपने थ्री इडियट मूवी जरूर देखा होगा, उसमें जब वायरस जो था वो यही कहता है ना कि जॉब तो इसको तब मिलेगी जब इसका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया था, लेकिन पता लगा ये इसने कहा जॉब तो इसको तब लगेगी जब ये क्लियर कर लेगा एग्जाम, मतलब एग्जाम तब नहीं हुआ था, जॉब लग चुकी थी कि एग्जाम में पास आउट हो गए, हम आपको हायर कर ले जाएंगे। तो कंपनियां ऐसे ही करती हैं। तो इन्होंने यही तो पेपर सेट किया कि पेपर हम खुद सेट करेंगे, जब ये फेल हो जाएगा, पास ही नहीं होगा, तो फिर इसको जॉब नहीं मिल पाएगी। ऐसे यहां पर भी दिसंबर से ही दोस्तों, दिसंबर से फरवरी के बीच में जॉब लगना शुरू हो जाती है, कंपनियां आकर कैंपस सिलेक्शन करना शुरू कर देती हैं और मई आते आते ये सिस्टम खत्म हो जाता है। मतलब जिसके जो छूटे छूटे रहते हैं, बाकी बच्चे रहते हैं, बहुत ज्यादा लिस्ट करके मई तक जो है उनको मिलना होता है तो मिल जाता है, नहीं तो फिर उनको लग गया उनका गैप, या तो जाकर स्टार्टअप करें या तो कुछ और अपना करें, ठीक है, या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो यहां पर इन्होंने बताया कि देखो 2024 के प्लेसमेंट के लिए 2000 लोगों ने पंजीकृत जो किया था, उसमें 712 अभी भी अनएम्प्लॉयड है, मतलब इनको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, मई तक अधिकांश तौर पर समाप्त कर दिया जाता है, मई के बाद नहीं ले पाएंगे। इन्होंने रिपोर्ट में ये बताया कि जैसे अगर ये पूरा अगर हम लोग पाई चार्ट में देखें तो आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट हुए हैं 57.1%, 57.1%। ठीक है, ये प्लेसमेंट हुए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप में गए हैं 1.6%, मैं यहां लिख दे रहा हूं बड़े बड़े में। 1.6% जो है ये स्टार्टअप अपना खुद का शुरू किए हैं कुछ। नॉट एट डिसाइडेड 4.3% है जो अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि क्या करना है। लुकिंग फॉर ए जॉब 6.1% ऐसे हैं जो लुकिंग कर अभी भी जॉब के लिए तलाश में हैं। और 8.3% जो है ये चले गए हैं पब्लिक सर्विस में। मतलब आप बहुत सारे सुनते होंगे ऐसा रिजल्ट सुनते होंगे कि आईएएस बन गए हैं, पीसीएस बन गए हैं, ये आईआईटी क्वालिफाइड है। अभी बीच में तो ये भी खबरें आई थी कि आईआईटी पास आउट था, ग्रुप डी निकाला था, है ना। तो ये ऐसे 8.3% है जो पब्लिक सर्विस में चले गए हैं, या तो वो तैयारी कर रहे हैं या तो कोई जॉब पा गए हैं। ठीक है, जॉब आउटसाइड आईआईटी बॉम्बे 10.3% है जो आउटसाइड ऑफ बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के जॉब पा गए हैं। हायर डिग्री ये 12.2% ऐसे हैं जो हायर डिग्री की तरफ चले गए हैं, मतलब कि और कुछ तलाश कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के बाद। और जैसे कुछ लोग पीएचडी करते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग और पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज की तरफ चले गए हैं। यही आंकड़ा मेल और फीमेल में करके इसको और बांटा गया है, इसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतने में ही आप लगा लो। इसमें आप जॉब आउटसाइड आईआईटी बॉम्बे को छोड़ दो, क्योंकि ये लोग भाई आईआईटी बॉम्बे के बाहर कहीं चले गए जॉब करने, तो ये जॉब पा गए। बाकी लोग जो हायर डिग्री पर चले गए नहीं जॉब पाए और हायर डिग्री की तरफ चले गए, पब्लिक सर्विस में चले गए या फिर नहीं जॉब पाए तभी पब्लिक सर्विस की तरफ चले गए तैयारी करें। लुकिंग फॉर अ जॉब जो जॉब की तैयारी कर रहे, जॉब की अभी तलाश में है। नॉट एट डिसाइडेड जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया। स्टार्टअप में जो लोग फिर अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, इन सबको अगर जोड़ोगे तो 2023 का ये आंकड़ा है, ये आता है 32.8%। यानी 2023 में भी कुछ स्थिति ठीक नहीं थी। 32.8% जो आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट थे वो अनएम्प्लॉयड रह गए थे। तो ये रिपोर्ट इन्होंने बताया हुआ है। अब यहां पर देखिए सेम चीज वही लिखा गया है, पिछले सत्र में इतनों को नौकरी नहीं मिले। 2209 छात्र पिछली बार की अपेक्षा से थे, जिसमें 1485 को नौकरी मिल गई, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है।
अब सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात तो हो रही है कंप्यूटर साइंस के। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा माना जाता था, ऐसा होता आया था कि इसके 100% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता था, क्योंकि देखो जो अलग अलग डिग्री होती हैं उसमें अलग अलग का एक क्रेज होता है ट्रेड का। जैसे आप अगर जाओगे पॉलिटेक्निक करने या बीटेक करने, तो बीटेक में तब भी अब कंप्यूटर साइंस का तेजी से क्रेज बढ़ रहा है। पॉलिटेक्निक वगैरह में अभी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इनका क्रेज बहुत ज्यादा है, इनके आगे कोई नहीं टिकता है क्योंकि इनकी वैकेंसीज बहुत आती हैं। ऐसे ही आप आ जाओ आईटीआई में, तो उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का क्रेज बहुत जाता है। मतलब ये सब टॉप टॉप लेवल की जो है वो ब्रांचेज हैं, जो टॉप टॉप पिक्ड होती हैं और टॉप जो है ये समझ लो कि प्लेसमेंट दिलाती हैं। ऐसे ही आईआईटी वगैरह में कंप्यूटर साइंस का जो होता है स्टूडेंट, वो माना जाता है कि सबसे बेस्ट ट्रेड का स्टूडेंट है, इनका प्लेसमेंट तो होना ही होना है। लेकिन इस बार क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट जो हैं वो 100% प्लेसमेंट नहीं पाए हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता वर्चस्व। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट का 100% प्लेसमेंट ये सिक्योर नहीं हो पा रहा है। आप जब करंट अफेयर देखते हो, डेली करंट अफेयर में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आज ये एआई टूल लॉन्च हुआ, आज ये एआई टूल लॉन्च हुआ, ये करेगा, ऐसा ऐसा मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, है ना। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अभी देखो, एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए $100 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई कंपनी। ओपन एआई कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट $100 बिलियन खर्च करेंगे स्टार गेट नाम का एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। पहली एआई आधारित फिल्म भी आ गई है भाई, मुंबई में लॉन्च हुआ गया। कॉग्निशन नाम का एक जो कंपनी है, उसने डेविन नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च कर दिया। ये जितने भी बेसिक चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो पूरा ये कर देंगे। जैसे कोई एरर ढूंढना हो, कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाना हो, ये सब ये कर देंगे। तो देखो, पहली जॉब तो ये खा गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वालों का। गूगल डीप माइंड ने सीमा नाम से एआई गेमर बना दिया। ये क्या करेगा, एक गेम की तरह होगा और गेम भी डेवलप करेगा। एआई सुपर क्लाउड देश का पहला, ये न्यू क्लाउड ने बनाया। इसके अलावा केरल में पहली एआई शिक्षक भी लॉन्च हो गई। टीचर्स भी भैया देखो सतर्क हो जाओ। एआई जिनी, गूगल ने एआई जिनी को बनाया, ये छोटा मोटा गेम भी बना लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। ओडिया टीवी ने लीसा नाम का न्यूज एंकर भी लॉन्च कर दिया, है ना। तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हनुमान चैटबॉट लॉन्च किया, ये तो चैटबॉट वगैरह है। मतलब आप देखो एआई का कैसे वर्चस्व बढ़ता जा रहा है लगातार, और इससे डायरेक्टली सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट उतना सिक्योर नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जब स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई आपकी राय क्या है, आपका क्या नजरिया है, आप इसको कैसे लेते हो, आपका अनुभव क्या रहा, तो एक स्टूडेंट से पूछा गया तो इन्होंने कहा, आई प्रिपेयर्ड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की, बट वाज अनेबल टू टैकल रियल टाइम प्रेशर एंड फेल टू गेट ए जॉब, लेकिन फिर भी ये जॉब पाने में कामयाब नहीं हो पाए। सम कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स इन्फॉर्म अस दे कट डाउन हायरिंग बाय 50%। कुछ कंपनियों ने इनको इन्फॉर्म करके बताया कि वो हायरिंग 50% तक कम कर दिए हैं, कट डाउन कर दिए हैं। यानी कि पिछली बार अगर मान लो 500 एम्प्लॉय को वो हायर करते थे, तो इस बार से 250 को ही हायर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी काम एआई टूल कर दे रहे हैं। ये एक स्टूडेंट का कहना है। उसके बाद अब बात आती है समाधान पर। समाधान क्या है? रिपोर्ट तो आपने जान लिया। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिंह साहब थे उन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि अप्रोक्सीमेटली 750 स्टूडेंट जो हैं ये अनप्लेस्ड रह गए हैं इस सेशन के। दिस इज दिस हार्टनिंग स्टेट ऑफ अफेयर इन आईआईटी बॉम्बे व्हिच इज रैंक्ड एट द थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एज पर एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। जब जारी होती है तो उसमें आईआईटी बॉम्बे को तीसरा रैंक मिला करता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और उसके बाद भी अगर इसके जो स्टूडेंट हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएं, तो ये एक बहुत निराशाजनक बात है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? इन्होंने कुछ सजेशंस दिए। जैसे इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए अपने अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प, कि कैसे वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ देम फाइंड ए जॉब, उनको जॉब पाने में कैसे वो मदद कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उनको अपने स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए। नहीं तो भाई इज्जत तो डाउन होगी। कोई भी स्टूडेंट, कोई सी भी कॉलेज वाला है अगर, जो हमेशा प्रचार कर रहा है कि हमारे 100% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, उनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, जब ऐसी स्थिति आएगी तो कौन आगे चल करके आपके यहाँ पढ़ाएगा? वैसे भी आप देखते हो, जब वर्ल्ड लेवल की किसी भी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी होती है दुनिया भर में, तो उसमें
200-250 के बाद तो अपने इंस्टीट्यूट, इंडिया के इंस्टीट्यूट की शुरुआत होती है। 200-250 इंस्टीट्यूट के बाद तो नंबर आता है दुनिया भर के। तो सोचो, भारत हर मामले में इतना जब ग्रो कर रहा है, तो फिर ऐसे में इंस्टीट्यूट की क्वालिटी उतनी अच्छी क्यों नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर क्यों नहीं है? इसी चीज को देखते हुए जब इंडिया में नाम खराब हो रहा था, तो एनआईआरएफ के द्वारा अपनी रैंकिंग दी जानी शुरू हुई। तर्क ये दिया गया कि 250-200 के बाद जब हम लोग के इंस्टीट्यूट को रखते हैं रैंकिंग में, तो इससे नाम खराब होता है। स्टूडेंट के जो पेरेंट है, जो सक्षम है, जो जिनके पास पैसे हैं, वो इंडिया में सोचते हैं कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा है ही नहीं, वो विदेशों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के मतलब समझ लो कि एक प्रकार से रेमिटेंस वहां पर दे रहे होते हैं। तो ऐसे में इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी करना शुरू करी और इन्होंने कहा हम अपनी खुद से रैंकिंग निकालेंगे अपने देश के इंस्टीट्यूट की और यहाँ पर शोकेस करेंगे कौन कौन इंस्टीट्यूट बढ़िया हैं। तो इन्होंने जारी करना शुरू किया। तो इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर रहता है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे जो है ये तीसरे पर रहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु जो है दूसरे पर रहता है, ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसे में जब ये रैंकिंग जारी हो रही है, लेकिन जब ये रिपोर्ट आ रही है तो दुख की बात तो है ही। तब इसका क्या निवारण है? इसका निवारण इन्होंने, सिंह साहब ने एक दो और भी बताए। इन्होंने ये कहा कि जो पास आउट हो जा रहे हैं स्टूडेंट, वो पास आउट होने के बाद जो सेलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, जो कहीं न कहीं जाकर कुछ बड़ा करते हैं, उनको चाहिए कि उनसे एडमिनिस्ट्रेशन कांटेक्ट करे और कांटेक्ट करने के बाद ये कहे कि भाई हमारे जो आपके जो पुराने कॉलेज के जहाँ से आप पढ़े थे और आपने इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट में गए, आप चाहे आपने कोई स्टार्टअप किया हुआ है, बहुत सारे खास करके जो स्टार्टअप में हैं, वो उन स्टार्टअप वालों से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप यहाँ से स्टूडेंट को पिक करो, यहाँ से पिक करो, कम से कम यहाँ जो 100% प्लेसमेंट का जो रेशियो पहले चला करता था, कम से कम वो तो हो पाए। स्टूडेंट ये ना समझे कि पहले हम तो जेई की तैयारी किए, उसके बाद कोटा जा करके, उसके बाद आईआईटी की कॉलेज पाए, आईआईटी कॉलेज पढ़ने के बाद वहां जी तोड़ करके मेहनत किए, 4 साल पढ़े, उसके बाद पता लगा कि फिर भी अनएम्प्लॉय। और इसके अलावा एक रिपोर्ट तो और चौंकाने वाली आई हुई है कि इंडिया में यह भी बताया गया है कि जो लोग ग्रेजुएट्स हो चुके हैं वो लोग ज्यादा बेरोजगार हैं इन कंपेयर टू जो लोग हाई स्कूल इंटर पास हैं। मतलब जो हाई स्कूल इंटर पास के बाद जो जॉब करना शुरू कर दिए या इधर उधर तलाशना शुरू कर दिए, कहीं ज्वाइन कर लिए, वो ज्यादा एम्प्लॉयड हैं। और जो ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद के स्टूडेंट सबसे ज्यादा मात्रा में बेरोजगार है इंडिया में। तो ये भी एक बुरी खबर है। तो यहाँ पर इन इन जो, जैसे कि आप देखो, ये आपके शिवान जी को जानते हो, इसरो के जाकर चेयरमैन बने थे, ठीक है ना, अध्यक्ष बने थे। इसके बाद आप इनको देख रहे हो, ओला के फाउंडर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट जो पहले से पास आउट हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनसे उनसे ये कहना चाहिए कि अगर आपका कोई स्टार्टअप है मान लीजिए, तो आप उनमें आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें बातचीत रही। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है आप लोग भी जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, कुछ मिलता जुलता इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा बताना, अपनी राय देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सरकार से भी है कि आप इसमें कि भारतीय संविधान में कि आप सरकार से जबरदस्ती ये कह सकते हो कि नहीं कि ये हमारा अधिकार है हमको जॉब पाना, आप हमको जॉब दिलाओ। तो अगर आपको पॉलिटी की क्लासेस याद हो, जो लोग हमारे पॉलिटी के स्टूडेंट्स होंगे पेड कोर्स में, उनको मैंने बताया था ना कि एक सेगमेंट ऐसा भी है भारतीय संविधान में जिनमें ये कहा गया कि आप प्रेशर नहीं डाल सकते किसी भी सरकार पर कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए जॉब। अगर सरकार की क्षमता होगी तब वो देगी और नहीं क्षमता होगी तो वो नहीं देगी, ठेंगा दिखा देगी और निकल जाएगी। तो ये एक मतलब एक गलत चीज हो गया है, लेकिन है संविधान में ऐसा चीज। तो आप बताइए कि ऐसा किस अनुच्छेद में है जिसमें ये कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी तथा एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करने की बात कही गई है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है जबरदस्ती नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते। बताइएगा जरूर। और आपको अंदाजा भी लग गया होगा वो मैं किस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, किस भाग की बात कर रहा हूँ संविधान के, इन ऑप्शंस को देखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर क्लास। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और क्लासेस चाहिए डीप रिसर्च के साथ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ई बुक्स वगैरह आ गई हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जिनको डिटेल में पढ़ना है, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर जीएस हो, आप हमारा जीएस सफलता बैच लेकर के देखिए। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, एक बार देख करके देखो, उसके बाद फिर आप परचेज करना। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीजें हैं और एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, ध्यान रखना, एमजेटी ऐप। तो ये आप सर्च करिएगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। शानदार ऐप है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में भी हैं, तो आप जाकर के फ्री में भी स्टडी काफी दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।